जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं? एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन की बातचीत की जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। जितनी भी सर्विसेज हैं वो आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में। और ये जो नेचुरल रिसोर्स हमने प्रोड्यूस किया, एक्सट्रैक्ट किया, जब हम इसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं किसी और यूजफुल प्रोडक्ट में, तो वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ये कि वीट है, वीट को हम प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं आटे में। वीट के कंपैरिजन में आटे की रेट ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है। फिर आटे को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रेड में और आटे के कंपैरिजन में ब्रेड की वैल्यू ज़्यादा है। विच मीन्स कि ये जो स्टेजेस हैं, ये पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज, ये दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की हर एक स्टेज पे जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसमें थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि पल्प को हम बदलते हैं और बनाते हैं पेपर, और पेपर से हम बनाते हैं नोटबुक। ये भी दोनों स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैं, लेकिन वैल्यू बढ़ती जा रही है। पल्प के कंपैरिजन में पेपर की वैल्यू ज़्यादा है और पेपर के कंपैरिजन में नोटबुक की वैल्यू ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग की हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड की जाती है और जो फिनिश्ड गुड बनता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, उसमें ज़्यादा वैल्यू होती है और उसकी ज़्यादा यूटिलिटी यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू द रॉ मटेरियल। बहुत बेसिक बातचीत। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, फिर सवाल आता है कि इंडस्ट्री क्या होती है? अगर बहुत बेसिक लेवल पे सोच के देखो तो इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है? या तो आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होगे, या फिर आप मिनरल्स वगैरह को ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे, या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसके एग्जाम्पल्स दे रखें, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? गुड्स के प्रोडक्शन का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वेरियस गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। कोल माइनिंग की इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और टूरिज्म की इंडस्ट्री है, ये कैसी है? सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन से 3 बेसिस हैं? एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा साइज और तीसरा ओनरशिप। एक एक करके अपन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या कहता है। देखो, रॉ मटेरियल के बेसिस पे कुछ होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कुछ होती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कुछ होती हैं मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और कुछ होती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बहुत सिंपल सी बातचीत, किस इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है इंडस्ट्रीज़ को। एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल हो सकता है कि ये जितनी भी मीट से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वहाँ पे रॉ मटेरियल का है एनिमल का मीट। वेजिटेबल ऑयल वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन टेक्सटाइल वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें रॉ मटेरियल प्लांट या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, उनको अपन बोल देते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फिर दूसरी होती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे रॉ मटेरियल कोई मिनरल ओर है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। और ये प्राइमरी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल क्या होता है? मिनरल ओर होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़ फीड अदर इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अदर इंडस्ट्रीज़ को फीड करने के काम आते हैं। जैसे
आयरन जो है वो आयरन ओर से बनता है। आयरन ओर के ऊपर जो भी इंडस्ट्री चल रही है वो कौन सी है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। आयरन ओर से हम क्या निकालते हैं? आयरन निकालते हैं, और फिर आयरन से तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। ये जो आयरन है ये वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट के जैसे, रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। जैसे हैवी मशीनरी बनाई जा रही है, आयरन की ज़रूरत है। बिल्डिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्री है, वहाँ पे आयरन की ज़रूरत पड़ती है। रेलवे कोचेज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जितनी भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं। देखो, रॉ मटेरियल के बेसिस पर दो इंडस्ट्रीज अपन ने पढ़ी। एक तो पढ़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? जहां पे रॉ मटेरियल के तौर पे प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा हो, उसको अपन बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरी हमने पढ़ी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे मिनरल ओर को यूज किया जा रहा हो एज रॉ मटेरियल। और ये जो मिनरल इंडस्ट्रीज होती हैं ये बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का सीधा सा मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फीड करने के काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर इंडस्ट्री जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें से निकलता है आयरन, और ये जो आयरन निकाला गया ये और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फीड करने के काम में आता है। तीसरी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। और मराइन बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? जहां पे रॉ मटेरियल जो है वो सी या ओशन से ऑब्टेन किया जा रहा हो। मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल। जैसे हम सी फूड खाते हैं, उसकी जो इंडस्ट्री है वो मराइन बेस्ड इंडस्ट्री है। या फिर हम फिश ऑयल वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, फिश कहाँ से आ रही है? ओशन से आ रही है, सी से आ रही है, तो वो कैसी है? मराइन बेस्ड इंडस्ट्री है। और चौथा है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के जैसे यूज किया जाता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। जैसे फॉरेस्ट से हमें पल्प मिलता है और उस पल्प से हम पेपर बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से ऑब्टेन की जाती हैं। फर्नीचर की जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे टिम्बर वगैरह कहाँ से आती है? फॉरेस्ट से आती है। बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में खूब सारा फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट लगता है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे चार टाइप की इंडस्ट्रीज। पहली कौन सी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। दूसरी कौन सी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे मिनरल ओर्स को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। तीसरी कौन सी? मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे सी और ओशन से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनको रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। और चौथी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे चार टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ी अपन ने। फिर दूसरा है साइज के बेसिस पे, और साइज के बेसिस पे एक तो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बेसिकली साइज के बेसिस पे मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें कैपिटल का अमाउंट कम या ज़्यादा है, मतलब पैसा कितना लग रहा है, जिनमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और जिनके प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है। बट ऑब्वियस सी बात है, जिस इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा होगा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसको अपन बोल देंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें कम होंगी उसको अपन बोल देंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे घरों में चलती हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं अपन। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली हाथ से बनाए जाते हैं, आर्टिसंस उन पे काम करते हैं। जैसे बास्केट वीविंग है, उसके लिए कोई मशीन नहीं है, हाथ से बना रहे हैं लोग। पोट्री है, ये जो मटके वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए कोई मशीन नहीं है, हाथ से बना रहे लोग। या जितनी भी अदर हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है, ये सब कैसी हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक तो कम पैसा लगता है, लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, और बेहद लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ना के बराबर या बेहद लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बेहतरीन यूज़ होगी और वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा अमाउंट में होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल सिल्क वीविंग है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। और ऑटोमोबाइल्स, ये जितनी भी कार वगैरह बन रही हैं या जितनी भी हैवी मशीनरी बन रही है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अगर बहुत सिंपल लाइन में याद रखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो हैं जहाँ पे कम नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड होते हैं, जहाँ पे कम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है और जहाँ पे लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और जहाँ पे प्रोडक्शन भी बेहद कम होता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो हैं
जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड ज़्यादा होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और जहाँ पे सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। बहुत सिंपल, रॉ मटेरियल के बेसिस पे और साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स अपन ने देख लिए। फिर बात आती है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर, तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर और चौथा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर तो आपको समझ में आता होगा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जिनके ओनर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। जैसे आपके फादर ने कोई इंडस्ट्री लगाई, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जब किसी इंडस्ट्री को ओन करता है, ऑपरेट करता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर दूसरा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, ऑपरेट करती है, उनको बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर एक और है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों बेसिकली क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? ऐसी इंडस्ट्री जिसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता हो, ऑपरेट करता हो, वो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? जिसको गवर्नमेंट ओन करती हो, गवर्नमेंट ऑपरेट करती हो, वो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। फिर तीसरी है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसको स्टेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिल के ओन करते हो, ऑपरेट करते हो, उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। भाई कभी हो सकता है कि कुछ अमीर लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल और सरकार दोनों मिलकर हाथ मिलाएं और बोले कि हम इंडस्ट्री चलाएंगे मिलके। ऐसी इंडस्ट्रीज को अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और फिर तीसरी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर्स या फिर वर्कर्स या सभी मिलके ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने बोला कि यार हम मिल के एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या है कि मुनाफा है तो सबका है, घाटा है तो सबका है। वर्कर्स भी हो सकता है एक यूनियन बनाए और बोलें कि हम अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों मिलकर बोलें कि हम एक इंडस्ट्री सेटअप कर लें। तो ये जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे आनंद मिल यूनियन लिमिटेड या फिर शुद्ध डेयरी, ये सब क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल ओन और ऑपरेट करता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? जिसको गवर्नमेंट ओन और ऑपरेट करती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? जिसको इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? जिसको प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर्स या फिर वर्कर्स या फिर दोनों तीनों मिल के ऑपरेट करते हैं, ओन करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रीज के टाइप्स तो अपने को समझ में आ गए। फिर बात आती है कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। भाई हर किसी जगह पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो, कुछ फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल। जैसे रॉ मटेरियल। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, मान लो आपको कोल से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री लगानी है और आपने ऐसे एरिया में इंडस्ट्री लगा दी जहाँ पे कोल अवेलेबल है ही नहीं, तो वो इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी? ना चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक तो इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, दूसरा लेबर अवेलेबल हो, सस्ती और स्किल्ड लेबर जहाँ भी अवेलेबल होगी वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा इंसान। कैपिटल जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, पैसा जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, इजीली लगाया जा सके, वहाँ पे इंसान इंडस्ट्री लगाएगा। जहाँ पे आसपास मार्केट की अवेलेबिलिटी हो, आपने इंडस्ट्री लगा दी लेकिन आसपास कोई मार्केट नहीं है, बेचोगे कहाँ पे? तो मार्केट की अवेलेबिलिटी हो। पावर जहाँ पे सप्लाई बहुत अच्छी होती हो। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली आती नहीं है, तो इंडस्ट्री चलाओगे कैसे? पावर की अच्छी सप्लाई हो, जहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी हो, लैंड सस्ते में मिल रही हो। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडस्ट्री लगा रहा है और लैंड जो है वो उल्टे सीधे पैसों में खरीदेगा, सबके पास में एक लिमिटेड बजट होता है। तो लैंड की अवेलेबिलिटी जहाँ पे चीप रेट्स में हो, और फाइनली ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। आपने इंडस्ट्री लगा दी लेकिन उसको मार्केट तक भेजने के लिए या रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी तो चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इफेक्ट होती है, इम्पैक्ट होती है। और ये फैक्टर्स याद रखना, आगे तक क्लासेस में काम आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? रॉ मटेरियल है, पावर है, लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, कैपिटल है, मार्केट है। और इसमें आगे चल के एक चीज़ और जुड़ जाएगी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कोई ऐसी जगह
जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री को नहीं लगाता है। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऊपर तो लिखे हुए हैं फैक्टर्स जो कि अभी अपन ने पढ़े, आगे यही लिखा हुआ है, समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. सरकार कोशिश करती है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, और उन इंडस्ट्रीज़ को उन बैकवर्ड एरियाज में बुलाने के लिए सरकार बहुत सारी कंसेशंस देती है। जैसे पावर के ऊपर सब्सिडी दे देगी, जैसे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को लोअर कर देगी, जैसे और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी कि हम पावर सप्लाई देंगे तुम्हें, सस्ती ज़मीन दिलाएंगे हम तुम्हें बढ़िया मार्केट की अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री लगाओ इस पर्टिकुलर एरिया में। और क्यों लगाओ? ताकि ये जो बैकवर्ड एरिया है यहाँ इंडस्ट्रीज़ के थ्रू थोड़ा डेवलपमेंट आए, यहाँ थोड़ी ग्रोथ हो। बेसिकली अपन ने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने सबसे पहले बात क्या की कि ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं इनके थ्रू या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने देखा इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री बेसिकली इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ा अपन ने, और रॉ मटेरियल के बेसिस पे 4 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे मिनरल ओर्स को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। तीसरी होती है मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे सी या ओशन के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। और चौथी होती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। दूसरा बेसिस है साइज के बेसिस पे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? जहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हो, कम लोग एम्प्लॉयड हो, प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम हो, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी लो लेवल की यूज़ हो रही हो, और जहाँ ये सारी चीज़ें हाई लेवल पे यूज़ हो रही हो उनको अपन बोल देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फिर तीसरा होता है ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे एक होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज़ जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। दूसरी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, ऑपरेट करती है। फिर तीसरी होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और चौथी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जिसको प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, वर्कर्स सारे मिल के चलाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। फिर हमने बात की कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल है, पावर है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, और फाइनली फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। इसके बाद आती है बात कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फार्म सिस्टम क्या होता है, और फार्म सिस्टम बेसिकली क्या था कि कुछ इनपुट दिया जा रहा है, फिर कुछ प्रोसेस फॉलो की जा रही है, और फिर कुछ आउटपुट मिल रहा है। वही होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम में। इंडस्ट्रियल सिस्टम में कुछ इनपुट दिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो की जाती है, और फाइनली कुछ आउटपुट मिलता है। इनपुट के तौर पे क्या दिया जाता है? रॉ मटेरियल दिया जाता है, लेबर लगती है, लैंड की कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्ट लगता है, पावर सप्लाई की जाती है, और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिया जाता है। जब ये इनपुट दे दिया जाता है तो फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जिनके थ्रू रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। जब ये रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जा रहा होता है तो उसके दौरान बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं, और फाइनली हमें एंड में मिलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है इसके थ्रू हम इनकम अर्न करते हैं। तो बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या है? कॉटन देना पड़ेगा, ह्यूमन लेबर लगेगी, फैक्ट्री का सेटअप है ही, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगेगी। प्रोसेसेस में क्या होगा? जिनिंग करेंगे अपन, स्पिनिंग करेंगे, वीविंग करेंगे, डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, और आउटपुट अपने को क्या मिलेगा? शर्ट मिलेगी, या कोई भी कपड़ा जो अपन बना रहे हैं वो तैयार होकर मिलेगा। इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो कुछ चीज़ों का इनपुट दिया जाता है, फिर पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो की जाती है, और फाइनली अपने को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स बेसिकली वो जगह होती हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आसपास में लोकेटेड होती हैं और अपने जो भी बेनिफिट्स हैं उनको शेयर करती हैं। बेनिफिट्स को शेयर करती हैं, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं ये कोई एरिया है, यहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री है, तो सरकार ज़्यादा ध्यान देगी कि पावर सप्लाई बढ़िया हो, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बढ़िया हो, वगैरह वगैरह चीज़ें बढ़िया हो, या फिर सरकार तब ज़्यादा ध्यान देगी जब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं।
बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो यहाँ पे सरकार पावर सप्लाई भी अच्छी करेगी, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी अच्छा बनाएगी, और पावर बढ़िया, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बढ़िया, लेबर की सप्लाई बढ़िया है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब इसका मिलके फ़ायदा उठाएंगी। विच मीन्स इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से होते हैं? दे इमर्ज व्हेन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास लोकेटेड होते हैं और जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको शेयर करते हैं, उसको अपन बोल देते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। दुनिया भर में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ पर हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में लंबा चौड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, और यूरोप तो 1750s में सबसे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे शुरू हुआ, तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में खूब सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। ईस्टर्न यूरोप में भी अब अच्छे खासे इंडस्ट्रीज़ हैं, ईस्टर्न एशिया में खूब सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। हालांकि ये जो डायग्राम है इसमें ये जितने ब्लैक एरियाज़ हैं वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का कल्मिनेशन खूब ज़्यादा है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मुंबई पुणे क्लस्टर जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन है। मुंबई पुणे क्लस्टर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे खूब सारा इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। फिर बेंगलोर तमिलनाडु रीजन में खूब सारे इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। हुगली रीजन, वेस्ट बंगाल में हुगली रीजन जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पे। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, यहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स मिलते हैं हमारे। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, विशाखापट्टनम सीपोर्ट है तो उसके आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं। गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, वहाँ पे खूब सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, खासकर सर्विस सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। और कोलाम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्री क्लस्टर, वो भी अपने आप में एक इंडस्ट्री क्लस्टर है। अच्छा, इंडस्ट्रीज जनरली जो है, और ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेट एरियाज़ में लोकेटेड होती हैं या फिर नियर द सीपोर्ट्स लोकेटेड होती हैं और नियर कोल फील्ड्स लोकेटेड होती हैं। टेम्परेट एरियाज़ में लोकेटेड क्यों होती हैं? उसका बड़ा सिंपल रीज़न है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन टेम्परेट एरियाज़ में टेम्परेचर्स उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, ऑन एन एवरेज सेम रहते हैं। तो टेम्परेट एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना ईजी है, फ़ायदे में है। दूसरा, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो भी टेम्परेट एरियाज़ में रहती है, तो मार्केट की अवेलेबिलिटी भी ईजिली हो जाती है। तीसरा, अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में इंडस्ट्री को लगाओगे, वहाँ तो गर्मी पड़ती है 50 डिग्री सेल्सियस, AC लगाना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, पावर की सप्लाई एडिक्वेट चाहिए। टेम्परेट रीजन्स में क्योंकि टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस कम होते हैं तो अपने को AC वगैरह उतना नीडेड नहीं होता, तो पावर भी लिमिटेड ही चाहिए। तो टेम्परेट एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज जनरली वहाँ पे लोकेटेड होती हैं। जनरली अपन ये नहीं करेंगे सारी इंडस्ट्रीज टेम्परेट एरियाज़ में ही हैं, ट्रॉपिकल में भी हैं, बाकी एरियाज़ में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्लस्टर है इंडस्ट्रीज़ का वो कहाँ पर है? टेम्परेट एरियाज़ में। सी पोर्ट्स के आसपास क्यों होती हैं इंडस्ट्रीज़? क्योंकि सी पोर्ट्स के थ्रू बहुत ईजिली हो जाता है अपने किसी भी प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री में भेजना, एक्सपोर्ट करना, तो सी पोर्ट्स के आसपास होती हैं। और कोल फील्ड्स के आसपास होती हैं। भाई कोल जो है वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है पावर क्रिएट करने के लिए, और पावर की सप्लाई किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। और कोल जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, तो कोल फील्ड्स के आसपास भी बहुत सारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स क्रिएटेड होते हैं। बड़ी सिंपल बातचीत। फिर इसके बाद बात की गई है इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, जब कोई डिजास्टर आ जाए ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, तो उसको अपन बोल देते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। कोई टेक्निकल फेलियर हो गया या जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने कुछ इररिस्पॉन्सिबली हैंडल किया, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया इंडस्ट्री में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल डिजास्टर। हमारे कंट्री में एक जो सबसे फेमस इंडस्ट्रियल डिजास्टर है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को। एक हाईली पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड वो लीक हो गई थी, और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से लगभग 3,500 लोग मारे गए थे। मतलब लार्ज स्केल का डिजास्टर था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके अलावा छोटे मोटे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते रहते हैं। अच्छा, ये जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सबसे बढ़िया तो क्या है, जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को मत लगाओ, इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा दूर लगाओ। ऐसे एरियाज़ में लगाओ जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती हो। कभी अगर इनकेस इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो भी गया तो इतना इम्पैक्ट पॉपुलेशन के ऊपर नहीं होगा। दूसरा, जितने भी लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं, उसके विसिनिटी में रहते हैं, उनको अवेयर करवाओ अबाउट द इंडस्ट्रियल डिजास्टर। बताओ उनको कि यार इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकता है, इस इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर टॉक्सिक गैसेज यूज़ की जा रही हैं या ये हजार्डस सब्सटेंसेज यूज़ किए जा रहे हैं, और अगर कभी एक्सीडेंट हो तो आपको खुद का बचाव कैसे करना है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस दो।
इंडस्ट्री में प्रॉपर फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। फायर वार्निंग हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। फिर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनको लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करके रखना चाहिए इंडस्ट्री को। जितनी ज़रूरत हो उतना ही स्टोर करके रखो, ज़्यादा मत मंगवाओ। और फिर पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो पॉल्यूटेड गैस है उसको डायरेक्टली रिलीज़ कर दिया जाए एटमॉस्फेयर में, उसको पहले ट्रीट करो, उसके बाद उसको रिलीज़ करो। देखो इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है, कोई भी ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होता है तो उसको अपन बोल देते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब ये जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं इनको रिड्यूस करने के लिए, इनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, उसके आसपास इंडस्ट्रीज़ को मत लगाओ, इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा दूर लगाओ। और जहाँ भी आपने इंडस्ट्री लगाई उसके विसिनिटी में, उसके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको अवेयर करवाओ कि क्या क्या डेंजर हो सकता है और कभी अगर इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो तो वो लोग खुद को कैसे बचाएंगे। तीसरा, फायर वार्निंग सिस्टम्स या फाइटिंग सिस्टम्स या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उनको इंस्टॉल करो। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनको लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करके रखो। और फिर पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने को। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या बात की। देखो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था कि ये फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, कुछ इनपुट दिया जाता है, कुछ प्रोसेस फॉलो की जाती है और फिर फाइनली अपने को कुछ आउटपुट मिलता है। ये होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास लोकेटेड हों और जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उनको शेयर करते हों। बेसिकली क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जहाँ पे होगा उसको अपन बोल देते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। और दुनिया भर में कहाँ कहाँ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो अपन ने पढ़ लिए। अच्छा, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जनरली टेम्परेट एरियाज़ में लोकेटेड होती हैं। क्यों होती हैं वो अपन ने देख लिया। नियर सी पोर्ट्स होती हैं, क्यों होती हैं वो अपन ने देख लिया। और नियर कोल फील्ड्स होती हैं, क्यों होती हैं वो भी अपन ने देख लिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ हैं वो भी अपन ने देख लिया। फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से या किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से जब किसी इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, तो उसको अपन बोल देते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। और इंडस्ट्रियल डिजास्टर का एक एग्जांपल 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। वो एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल डिजास्टर का, लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल डिजास्टर का। कैसे मिटिगेट किया जा सकता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर को, एक तो पॉपुलेटेड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को लगाना नहीं चाहिए। इंडस्ट्रीज जहाँ लगाई जा रही हैं उसके विसिनिटी में जो भी लोग हैं उनको अवेयर करवाओ कि क्या डेंजर्स हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। फायर वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करो। फिर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज यूज़ किए जा रहे हैं उनको लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करके रखो, जितना ज़रूरत है उतना स्टोर करो। और पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अपन बात करेंगे अगले सेशन में। वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या जिन भी आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।